हाँ जी, फोटोसिंथेसिस हमने कर लिया था। फोटोसिंथेसिस का थ्योरेटिकल पार्ट सारा का सारा कवर कर चुके हैं। अब फोटोसिंथेसिस में एक छोटा सा समराइजेशन कर लेते हैं एनिमेशन की हेल्प से, ताकि हमारे सारे के सारे फोटोसिंथेसिस का एक क्विक रिवीजन हो जाए और हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। अब ये चीज आप जानते हो कि बेसिक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या कहती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये क्या करेंगे, ये सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट लीफ या फिर किसकी हेल्प से, पिगमेंट्स की हेल्प से कन्वर्ट कर दिए जाएंगे किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर या फिर फूड के अंदर। ठीक है ना, ये सारी बेसिक बातें हम जानते हैं। इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में अगर बात करेंगे तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होगा, एक बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होगा। आप ये लोग जानते हो कि ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। जिस भी प्लैनेट पे ऑक्सीजन होगा उस प्लैनेट पे ही अपने H2O यानी वाटर भी होगा, ये चीज की कल्पना की जा सकती है। तो ऑक्सीजन ही है जिसे जीवनदायी गैस अपने बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है तो वाटर है, वाटर है तो फिर जीवन है। समझ गए ना ये चीज। और ऑक्सीजन आता कहाँ से? अल्टीमेटली ऑक्सीजन आएगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, वरना तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन कैसे आएगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो ऑक्सीजन आएगा। अब वैसे अगर देखा जाए तो अपने क्या मानते हैं, अपने केवल इतना मानते हैं कि प्लांट्स का काम क्या है, उनके फ्रूट लग गए, फ्रूट हमने खा लिए, या उनमें सीरियल क्रॉप्स है तो अनाज लग गया, अनाज को हमने कंज्यूम कर लिया और हमारे जीवन निर्वाह हो रहा है। नहीं, अनाज को खा लेने के बाद में भी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ एक चीजें हैं, मैं आपको पहले से बता देता हूँ ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओ। और साथ में फोटोसिंथेसिस को लिंक कर देते हैं रेस्पिरेशन के साथ में। ठीक है ना, होगा क्या देखो, जैसे अपने क्या क्या रहता है, कई बार खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद में हमें थोड़ा आलस्य सा फील होता है, लेजीनेस फील होती है थोड़ी। तो उसका कारण क्या होगा? उसका कारण होगा कि आपने जो फूड कंज्यूम कर लिया है, उस फूड को कंज्यूम करने के बाद में आपके शरीर के द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है, उस ऑक्सीजन को डाइवर्ट कर दिया गया कहाँ पे? आपके स्टमक पार्ट पे, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में उस ऑक्सीजन को डाइवर्ट कर दिया गया, ताकि क्या हो जाए, आपके जो फूड है वो फूड ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एनर्जी दे देगा। अब किस तरीके से एनर्जी दे देगा वो तो सारा अपने कंप्लीट रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि जैसे ही वो ऑक्सीजन आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो गई, तो अब आपके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कंपेरेटिवली कम हो गई। ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? आपको थोड़ी लेजीनेस फील होगी, क्योंकि अब आपका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं है ना। ऑक्सीजन ही है जिसकी वजह से सारी चीजें अपना काम कर पाएंगी कंटिन्यू। ओके, कई बार क्या रहता है, ये भी बोलते हैं कि खाना खाने के बाद में नहाना नहीं चाहिए। अब उसका रीजन क्या हो जाएगा? खाना खाने के बाद में अगर आप नहा लेते हो तो नहाने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब जानते हो एवरेज ह्यूमन टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 36 डिग्री या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आपने जैसे ही शावर ले लिया, शावर लेने के बाद में क्या होगा? टेम्परेचर आपकी बॉडी का कम हो गया। टेम्परेचर अगर कम हो गया तो उसकी वजह से, अब आप जानते हो कि हम कौन से हैं? हम वो है जीव है जो अपने शरीर का टेम्परेचर खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें गर्मी लग रही है तो क्या होगा? पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। पसीना आने के कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर हमें सर्दी लग रही है तो क्या हो जाएंगे? हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे एक तरीके से। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होने की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होने की वजह से थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाएगा हमारे शरीर का। यानी हम अपने शरीर के टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने की अडेप्टेबिलिटी रखते हैं, और ये अडेप्टेबिलिटी हमारे शरीर में ही है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, आपने फूड कंज्यूम कर रखा है, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की इस टाइम फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? फूड से एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब मिलेगी? जब आपका फूड ऑक्सीडाइज होगा तब मिलेगी। ठीक है, तो अब डाइजेस्टिव ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमने शावर ले लिया, शरीर का टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होने की वजह से अब ऑक्सीजन सारे के सारे शरीर में सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देगी। सर्कुलेट क्यों होना स्टार्ट कर देगी? क्योंकि उसका टारगेट क्या होगा? आपके शरीर का टेम्परेचर राइज करना। और आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन को अच्छे से मिल नहीं पाएगी ऑक्सीजन, फूड का ऑक्सीडाइजेशन नहीं हो पाएगा। ये प्रोसेस काफी लंबे टाइम तक या सालों तक चलती रही, तो हो सकता है अल्टीमेटली आपकी
डाइजेस्टिव सिस्टम के फेलियर का भी कारण बन जाए। बाद में हो सकता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही वर्क करना बंद कर दे, ठीक है। तो ये बड़ी समस्या भी बन सकती है। लेकिन हम इसे यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसे यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट्स आर नॉट ओनली फॉर प्रोवाइडिंग अ फूड, प्लांट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस ऑक्सीजन, ठीक है ना। वो चीज भी समझना, क्योंकि केवल खाने से कुछ नहीं होगा, उस खाने को हमें कंज्यूम करने के बाद में उस खाने को ऑक्सीडाइज भी करना पड़ेगा, उसका ऑक्सीकरण भी करना पड़ेगा। ऑक्सीकरण करेंगे तो ही हमें एनर्जी मिलेगी। बात समझ में आई ना। इसलिए ऑक्सीजन को कौन सी गैस बोलते हैं? जीवनदायी गैस बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? फोटोसिंथेसिस से ही आएगी। यानी अल्टीमेटली प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस कितने इंपॉर्टेंट हो गए ह्यूमन लाइफ के लिए, वो चीज यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आगे देखिए। अब होगा क्या अगर अपने सनलाइट के बारे में बात करें, अपने लाइट के बारे में बात करें, तो लाइट कैसे आती है? आप सारे लोग जानते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आती है। उनकी अलग अलग वेव लेंथ होती है। अब वेव लेंथ की बात करेंगे तो क्या है वेव लेंथ? ये वेव लेंथ होगी, ठीक है। ये क्या होगी? इनकी वेव लेंथ होगी। उसके अलावा अगर बात करेंगे लाइट्स के पार्टिकल्स के बारे में, तो मैंने आपको ये चीज बताया था कि लाइट छोटे छोटे पैकेट के रूप में ट्रेवल करती है, और उन छोटे छोटे पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। उन छोटे छोटे पैकेट को क्या बोल दिया? फोटोन। एक फोटोन के अंदर जितनी एनर्जी होगी, उस एनर्जी को क्या बोल देंगे हम? क्वांटम, ठीक है ना। उस एनर्जी को क्या बोल देंगे? क्वांटम। आगे देखिए। फोटोन जो है सबसे छोटी यूनिट है लाइट की। बहुत सारे जो फोटोन्स होंगे वो ही आएंगे सनलाइट के अंदर। अब अगर बात करेंगे जो सूरज से जो भी लाइट आ रही है, उस लाइट की एनर्जी के बारे में, तो आप जानते हो वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी। तो ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, और इसके अपोजिट क्या हो गया? एनर्जी का आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर। बात समझ में आई ना? ये वैसे ये सारी चीजें हम पहले से पढ़ चुके हैं, केवल समराइजेशन कर रहे हैं ताकि क्या हो जाए, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीजें। उसके बाद में ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। केवल ये छोटा सा जो एरिया होगा, इस एरिया से ही क्या जो लाइट होगी 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली, केवल वही लाइट कौन सी होगी? विजिबल लाइट होगी। उसे हम आंखों से देख सकते हैं, उसके अलावा किसी भी इनमें से जो रेडिएशन है उनको आंखों से नहीं देख सकते। जो विजिबल लाइट होगी वही वाली लाइट्स प्लांट के द्वारा एब्जॉर्व की जाएगी। किस प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्व की जाएगी? किसके माध्यम से? पिगमेंट्स के माध्यम से। और पिगमेंट कहाँ पाए जाएंगे? आपके क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कौन सी जगह है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना या फिर थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे। इतनी सारी बातें हम जानते हैं। इन लाइट में से कौन सी लाइट ज्यादा एब्जॉर्व की जाएगी? विजिबल लाइट है, कौन कौन सा बन गया? विबज्योर बन गया। इनमें से कौन सी लाइट एब्जॉर्व की जाएगी? इनमें से एब्जॉर्व की जाएगी मोस्टली ब्लू लाइट और रेड लाइट। जो आपकी ग्रीन लाइट होगी और येलो लाइट होगी, उनको प्लांट क्या कर देंगे? रिफ्लेक्ट कर देंगे। उनको प्लांट रिफ्लेक्ट कर देंगे। उनको रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्शन के कारण ही प्लांट्स का रंग कैसा होगा? हरा या फिर पीला रंग का होता है प्लांट्स का रंग, ठीक है। आसमान का रंग नीला क्यों होता है? क्योंकि आसमान क्या कर देगा? ब्लू कलर की लाइट को फैला देता है चारों तरफ, स्केटर कर देता है ना, स्केटरिंग ऑफ लाइट। वो भी एक इंपॉर्टेंट हो गया, आप उसमें पढ़ोगे, मेट्रोलॉजी में पढ़ोगे कभी, तो पता लगेगा आपको कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। इसी कारण से होता है, क्योंकि आसमान क्या करता है? वो भी एक मीडियम का काम करेगा, और ब्लू कलर की लाइट को क्या कर देगा? फैला देगा एटमॉस्फेयर में। फैलाने की वजह से ही उसका रंग क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर देगा ब्लू कलर की लाइट को। इसकी वजह से ही आसमान का रंग नीला रहता है, ठीक है। आगे देखिए। विबजोर विजिबल लाइट है, इनमें से कौन से कलर की लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी? आप समझते हो? ये जो छोटी छोटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये जो इस तरीके के पार्टिकल्स आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या चीज है? ये है फोटोन। ये क्या है? फोटोन। एनिमेशन में दिखाने की कोशिश की गई है आपको फोटोन किस तरीके के होते हैं। बस इतना मानो कि सूरज की जो लाइट आ रही है, उस लाइट में कांस्टेंट फोटोन ही फोटोन है, एक के पीछे दूसरा फोटोन, ठीक है। फोटोन आ रहे हैं, और प्रत्येक फोटोन अपने आप में कुछ मात्रा में एनर्जी रखे हुए है। कितनी एनर्जी होगी उसमें? ये डिपेंड करेगा उसकी वेवलेंथ कितनी है। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक है। आगे देखिए। अगर बात की जाए इस कंडीशन में, तो जो लाइट टकरा रही है किससे? पत्तियों से या फिर सरफेस से। मैं यहाँ पे केवल प्लांट्स के बारे में बात करूंगा, सरफेस के बारे में बात नहीं कर रहे अपने फिलहाल। जो लाइट पत्तियों से टकरा रही है, तो उस लाइट में से कुछ मात्रा में लाइट तो एब्जॉर्व कर ली जा रही है पौधों के द्वारा, लेकिन कुछ मात्रा में लाइट क्या कर दी जा रही है? रिफ्लेक्ट कर दी जा रही है प्लांट के द्वारा। और जितनी लाइट है जिसे रिफ्लेक्ट कर दिया जा रहा है, उसे क्या बोल देंगे हम?
एल्बिडो बोल देंगे। अगर ऑन एन एवरेज बोलूं तो 65% से 85% लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा, और बाकी लाइट को आपके रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। यानी आप आइडिया लगा सकते हो ये 20 से लेकर के और 35% के आसपास आपका क्या रहता है, प्लांट्स का एल्बिडो रहता है। वहीं अगर मैं आइस के बारे में बात करूं, बर्फ के बारे में बात करूं, तो बर्फ का एल्बिडो कितना रहेगा, 100%। जितनी लाइट आ रही होगी वो सारी की सारी लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। उसी तरीके से एक बैरन लैंड होगी और एक बर्फ होगी, तो बैरन लैंड में से जो सोइल होगी, सोइल कुछ कुछ एनर्जी को स्टोर कर देगा, बाकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए सोइल का एल्बिडो बर्फ के एल्बिडो से थोड़ा कम हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूंगा किस चीज के बारे में, एक ऐसे फील्ड के बारे में जिसपे कोई भी क्रॉप कल्टीवेट हो रखी है और एक बैरन लैंड है, खाली जमीन है, दोनों कंडीशन में ज्यादा एल्बिडो रहेगा किसका, खाली जमीन का, क्योंकि जिसपे कल्टीवेशन हो रखा है वो लाइट को एब्जॉर्व कर लेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए उसका एल्बिडो कम हो जाएगा। बात समझ में आई ना इतनी? आगे देखिए, किसके द्वारा एब्जॉर्व की जाएगी लाइट, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। और ये वही बात फिर से आ गई कि येलो और ग्रीन कलर की लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, इसलिए उनका कलर कैसा रहेगा, येलो और ग्रीन। ब्लू और रेड लाइट है उनको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा प्लांट के द्वारा। और एब्जॉर्व कहाँ किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा प्लांट सेल के अंदर। अब ये प्लांट सेल है सारी की सारी, ठीक है। और कौन सी सेल है ये, डेफिनेटली हम जानते हैं ये कौन सी सेल है, मीजोफिल सेल है, ठीक है। मीजोफिल सेल्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और मीजोफिल सेल्स ही क्या काम करेगी, आपके फोटोसिंथेसिस का काम करेगी। एंडोडर्मिस एपिडर्मिस सेल्स नहीं करती, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, ठीक है। आगे देखिए, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब जो लाइट क्लोरोप्लास्ट पे आकर के गिरेगी प्लांट के अंदर, वो लाइट तो एब्जॉर्व कर ली जाएगी, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अलावा और कोई भी जगह पे लाइट आकर के अगर प्लांट लीफ पे आकर के गिरेगी तो उस लाइट को प्लांट के द्वारा एब्जॉर्व रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये होगा एल्बिडो का कंसेप्ट। अब हम ये चीज पहले से जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहेगा, डिस्क के जैसी स्ट्रक्चर रहेगी, वो एक के ऊपर एक अरेंज रहेगी। जैसे एक थाइलेकोइड ये रह गया, दूसरा थाइलेकोइड ये इसके ऊपर ये आपस में जुड़े रहेंगे। इनको क्या बोल दिया हमने, ग्रेना बोल दिया, या फिर इनको क्या बोल सकते हैं हम एक साथ, ग्रेना लेमिले बोल सकते हैं। ग्रेना लेमिले आपस में जुड़े रहेंगे किसकी हेल्प से, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से जुड़े रहेंगे, जिस चीज को हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रोमा लेमिले, ठीक है ना। तो ये सारी बातें भी अपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन अल्टरनेटिव लेयर पाई जाएगी किस किस की, एक लिपिड की और एक प्रोटीन की लेयर। और इनके अंदर क्या पाए जाएंगे, आपके पिगमेंट्स पाए जाएंगे। कौन से पिगमेंट्स, क्लोरोफिल्स, फाइकोबिलिन्स और कैरोटिनोइड्स, ठीक है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये यहाँ पे आप देख रहे हो वो क्या चीज है। अगर मैं बात करूंगा सारे के बारे में, तो ये सारी की सारी क्या है, मेम्ब्रेन है। किस चीज की मेम्ब्रेन है, थाइलेकोइड की। और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर अगर इनके बारे में बात करूंगा तो ये क्या है, पिगमेंट्स है। ये क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। अब इसको क्लोरोफिल बोलना गलत है, इनको मैं पिगमेंट क्या बोलूंगा, ये आपका फोटोसिस्टम सेकंड हो गया और ये आपके फोटोसिस्टम फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। ये फोटोसिस्टम सेकंड, ये फोटोसिस्टम फर्स्ट। फोटोसिस्टम सेकंड क्या करेगा, 680 नैनोमीटर से कम की जो वेवलेंथ वाली लाइट होगी उनको एब्जॉर्व करेगा। फोटोसिस्टम फर्स्ट किसको एब्जॉर्व करेगा, 700 में आपके नैनोमीटर से लाइट जो होगी उसको भी एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूंगा इनका रिएक्शन सेंटर के बारे में, तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड की टीम में मेंबर्स कौन कौन होंगे, अब ये तो आप जानते हो, उसके अंदर 200 क्लोरोफिल्स होंगे और 50 कैरोटिनॉइड्स होंगे। लेकिन उनका लीडर एक ही होगा, कौन होगा, वो वाला क्लोरोफिल ए जो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व कर रहा होगा। यानी इसको मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले पिगमेंट सिस्टम का रिएक्शन सेंटर क्या हो जाएगा, P680। और सेकंड वाले जो पिगमेंट सिस्टम हो गया फर्स्ट, सॉरी ये वाला पिगमेंट सिस्टम जो हो गया फोटोसिस्टम फर्स्ट, इसके अंदर रिएक्शन सेंटर कौन हो जाएगा, P700, जो वो वाला क्लोरोफिल ए जो क्या कर रहा होगा, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व कर रहा होगा, ठीक है ना। बाकी जितने भी क्लोरोप्लास्ट होंगे या जितने भी पिगमेंट्स होंगे वो लाइट को एब्जॉर्व तो करेंगे, लेकिन डिलीवर कर देंगे अल्टीमेटली किसको, आपके क्लोरोफिल ए को, जो रिएक्शन सेंटर होगा उस वाले पिगमेंट सिस्टम का। ओके, आगे देखिए, आप समझ गए थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे ये सारे के सारे।
और ये चीज आप जानते हो कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड क्या काम करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। यानी लाइट रिएक्शन की अगर मैं सरफेस के बारे में बात करूंगा, कि लाइट रिएक्शन की साइट के बारे में मैं बात करूंगा, लाइट रिएक्शन कौन सी जगह पे होगा, तो वो कौन सी जगह पे होगा, आपके थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, ठीक है, या फिर ग्रेना की मेम्ब्रेन में, या ग्रेना लेमेला की मेम्ब्रेन में, सारे एक दूसरे के साइनोनिम्स, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। अगर फोटो सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो आपको इसमें सर्कल सर्कल दिखाई दे रहे हैं कई सारे। ये सर्कल्स एक्चुअली में क्या है, ये सर्कल्स अलग अलग पिगमेंट्स हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जिन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप को मैंने क्या बोल दिया, पिगमेंट सिस्टम या फिर फोटो सिस्टम, ठीक है। ये कौन किसकी टीम में कौन से मेंबर्स होंगे, ये सारी चीजें अपने देख चुके हैं, कहाँ पे, स्लाइड्स में। आगे देखो, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है। अब जरूरी नहीं कि इसमें सारे के सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हो, इसमें दूसरे भी टाइप के आपके हो सकते हैं, कौन से, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। लेकिन ये करेंगे क्या, ये लाइट को एब्जॉर्व करेंगे और अगले वाले को डिलीवर कर देंगे। अब यहाँ आप देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। एक्साइटेड स्टेट में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा हो रही है। एनर्जी ज्यादा इसी के पास क्यों हो रही है, क्योंकि ये ही है जो इस रिएक्शन का एक्शन सेंटर है, ठीक है। बाकी एब्जॉर्व करके आगे डिलीवर कर देंगे, ये किसको डिलीवर करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन का एक्शन सेंटर। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नीचे से, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वाटर के फोटोलाइसिस के कारण। फोटोलाइसिस के कारण, फोटोलाइसिस क्या हो गया, वाटर का प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में अगर वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, जल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, तो उस चीज को हमने क्या बोल दिया था, फोटोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ वाटर का फोटोलाइसिस होगा। पानी होगा कहाँ, पानी होगा थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर, जो ल्यूमन या जो लोक्यूल्स थी, उन लोक्यूल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट रहेगा। वही वाटर का फोटोलाइसिस होगा, फोटोलाइसिस होगा, वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। फोटोसिस्टम सेकंड्स इन इलेक्ट्रॉन को किसे डिलीवर कर देगा, अपने रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर को डिलीवर करने के बाद में रिएक्शन क्लोरोफिल जो आपका P680 हो गया, P680 क्या करेगा, उनको आगे दे देगा, किस चीज को दे देगा, इलेक्ट्रॉन रिसीवर्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स क्या करेंगे, उसे आगे से आगे डिलीवर करते चले जाएंगे, रास्ते में उनके बीच में क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। उसके बाद में वो अल्टीमेटली दे दिए जाएंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट को। फोटो सिस्टम फर्स्ट फिर से उन्हें आगे पास कर देगा। आगे पास करने के बाद में कारण एक बीच में क्या बना लेगा, अल्टीमेटली फाइनली NADPH2। NADPH2 में ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो काम में ले लिए जाएंगे, और आपका NADPH2 में, NADP में क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे, कहाँ, वो कहाँ रहेंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लोक्यूल्स में, किसकी लोक्यूल्स में, आपके थाइलेकोइड की लोक्यूल्स में। वहां से हाइड्रोजन भी अपटेक कर लिए जाएंगे और एक बना लिया जाएगा, क्या चीज बना लिया जाएगा, NADPH2, ओके ना। तो इस तरीके से आपका एक प्रोसेस पूरी हो जाएगी, और फिर ये प्रोसेस फिर से रिपीट होती रहेगी। इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, कहाँ से आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन फोटोलाइसिस होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे। अगर बाय चांस फोटो सिस्टम सेकंड ने काम करना बंद कर दिया, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या करेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट खुद के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को घुमाता रहेगा, क्योंकि वाटर का फोटोलाइसिस केवल और केवल एसोसिएटेड है किससे, आपके फोटो सिस्टम सेकंड से। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, केवल समराइजेशन कर रहे हैं फिर से। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है, लेकिन पास उसी को कर दी जा रही है, जो रिएक्शन एक्शन सेंटर है, उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन को लिया और अगले वाले को दे दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे जो प्रोटीन या फिर जो को एंजाइम था उसको दे दिया उसने, को फैक्टर जो भी था उसको उसने इलेक्ट्रॉन पास कर दिया, और उसने इलेक्ट्रॉन आगे पास कर दिए। इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा सारा। देखिए, अब इसमें बात करें तो ये आपका क्या हो गया, पिगमेंट सिस्टम सेकंड, ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। यहाँ से यहाँ तक भेजे जाएंगे, रास्ते के बीच में एटीपी बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये क्या हो गया, आपका अंदर वाला पार्ट हो गया, किसके, थाइलेकोइड के। ये आपके क्या हो गया, साइटोक्रोम B6। अब अगर यहाँ बात करेंगे तो ये आपको मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, मॉलिक्यूल किस चीज के हैं, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब एक जगह ना एक मैम ने डाउट भी पूछा था, तो वो भी यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा है कि 4H2O मॉलिक्यूल्स थे। 4H2O मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलाइसिस या फोटोलाइसिस हुआ, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट गए वो चार चार में।
ठीक है। तो 4 में टूट गए तो क्या हो गया, 4 H पॉजिटिव को तो साइड में रखा, ये 4 OH नेगेटिव थे, उन्होंने क्या कर लिया, 2 H2O मॉलिक्यूल बना लिए और उसके साथ साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लिया और उसके साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए। 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आगे काम में ले लिए जाएंगे। 2H2O को मैं यहाँ पे कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अंदर पानी था और वो पानी फिर से रह गया, ठीक है ना, अंदर का मटेरियल अंदर ही रह गया। लेकिन क्योंकि ये क्या हुआ है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आने की वजह से हुआ है, इसलिए रिएक्शन में हमें दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है। लेकिन ये वाला वाटर अलग है, ये वाला वाटर अलग है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली 4 H2O से 2 H2O बने हैं, तो फिर इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अपने क्या करते हैं, या फिर कंफ्यूजन को कम करने के लिए क्या कर देते हैं, 2H2O ही मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना। वही वाली कंडीशन है, क्यों, क्योंकि पानी अंदर मौजूद था और अंदर ही फिर से वाटर रह गया। जो पानी अंदर रह गया वही अगले बार फिर से फोटोलाइसिस में काम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन अंदर के अंदर चलती रहेगी, ठीक है। आगे देखिए, वाटर मॉलिक्यूल से इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एच पॉजिटिव आयन अभी भी अंदर पड़े हैं। अब उनका क्या होगा देखेंगे आगे। तो ये क्या चीज होगी आपके सामने, फोटोलाइसिस, ठीक है, किसकी, जल की। इलेक्ट्रॉन आगे दे दिए गए बीटा से आपके साइटोक्रोम को। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। किस तरीके से एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, जब आपके कंसंट्रेट ग्रेडियंट के डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भेजा जा रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है, एटीपी का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। एटीपी क्या है, एनर्जी की करेंसी है, एनर्जी इसमें स्टोर रहेगी, ओके। और इस एटीपी का होगा क्या, ये एटीपी डार्क रिएक्शन में काम में ले ली जाएगी, ठीक है। इसलिए आपकी लाइट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा था, वो मॉलिक्यूल कहाँ बन रहा था, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। अब हो सकता है कि वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से बाहर निकल के सेल में आ जाए, साइटोप्लाज्म में आ जाए, साइटोप्लाज्म में आकर के हो सकता है प्लांट को छोड़ दे और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चला जाए। क्योंकि ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में। और क्या पत्तियों में मीजोफिल सेल्स के नीचे की तरफ स्टोमेटा पाए जाते हैं, डेफिनेटली पाए जाते हैं। तो जहां फोटोसिंथेसिस होगा, जहां ऑक्सीजन बन रही होगी, उस ऑक्सीजन को बाहर जाने के लिए भी रंध्रों का रास्ता खुला है, इसलिए वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी पहुंच सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है उस ऑक्सीजन का, या फिर ये जो ऑक्सीजन बन गई, उस ऑक्सीजन को बाहर भेजने की बजाय रेस्पिरेशन में काम में लिया जा सकता है, ठीक है ना। दो कंडीशन हो सकती है ऑक्सीजन के लिए। आगे देखिए, एडीपी कन्वर्ट किए जा रहे हैं एटीपी में। वही प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, बीच में इलेक्ट्रॉन रिसीवर्स है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ से, फोटो सिस्टम फर्स्ट से कहाँ आगे, किसको दे रहे हैं, एनएडीपी को, ठीक है। अब यहाँ पे आया एनएडीपी, एनएडीपी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, अंदर से 2 हाइड्रोजन दे दिए गए, उसने क्या बना लिया, NADPH2। NADPH2 कौन सी फॉर्म होगी, रिड्यूस्ड फॉर्म होगी। रिड्यूस्ड फॉर्म होगी तो ऑब्वियस है कि उसने क्या कर लिया, खुद के अंदर एनर्जी को स्टोर कर लिया, ठीक है। आगे देखिए, अब लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीजें बन गई, लाइट रिएक्शन में बन गया आपका एक तो एटीपी और एक NADPH2। और ये कहाँ थे, अगर मैं बात करूंगा, ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, थाइलेकोइड के अंदर वाली साइड, और ये वाली साइड कौन सी होगी, थाइलेकोइड के बाहर वाली साइड। बाहर वाली साइड यानी ये हो गया आपका स्ट्रोमा पार्ट और ये हो गया आपका क्रेना पार्ट। तो स्ट्रोमा पार्ट में चली गई कौन चीज, थाइले आपके स्ट्रोमा पार्ट में चली गई क्या, एटीपी और NADPH2। और उनको यूज कहाँ किया जाएगा, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन होती कहाँ है, स्ट्रोमा में। तो सारी चीजें फिर से आपस में इंटररिलेटेड होगी, ठीक है ना। आगे देखिए, अब ये बाहर आ रहे हैं सारे के सारे, NADPH2 और ATP सारे के सारे बाहर की तरफ आ रहे हैं, कहाँ, स्ट्रोमा के अंदर। तो मोटा मोटा क्या हो गया, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या फिर लाइट रिएक्शन का या लाइट फेज का काम क्या होगा, केवल और केवल उसका काम होगा एटीपी का निर्माण करना या NADPH2 का निर्माण करना, ठीक है। उनको बाद में अपने काम में ले लेंगे आगे। कहाँ काम में ले लेंगे, या तो C3 साइकिल में, या C4 साइकिल में, या फिर क्या, कैम साइकिल में। लेकिन अब क्योंकि हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, तो हम ये जानते हैं कि C4 साइकिल में और C3 साइकिल में केवल स्टार्टिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड तो सबका एक जैसा ही है। एंड में तो सब में C3 साइकिल चल रहा है ना।
लेकिन C3 साइकिल और C4 साइकिल में स्टार्टिंग के अंदर एक प्रोसेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड होगी, थोड़ा मॉडिफाइड है बस, C3 साइकिल को थोड़ा और मॉडिफाई कर रखा है हर जगह पे। इसलिए यहाँ आपने केवल और केवल केल्विन साइकिल को स्टडी कर लेते हैं, केल्विन साइकिल में किस तरीके से प्रोसेसेस होती है उनके बारे में। आगे देखिए, स्टार्ट कहां से होगा केल्विन साइकिल? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ली गई, कहां से ली गई? इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक किया गया। इसे किसने रिसीव किया? इसे रिसीव किया आरयूबीपी ने, राइबोलोज बाइफॉस्फेट ने। तीन स्टेप रहेंगे साइकिल के अंदर, आप जानते हो इस चीज को। पहला रह जाएगा कार्बन फिक्सेशन या फिर कौन सा, कार्बोक्सिलेटिव, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आकर के जुड़ेगी। दूसरा फेज कौन सा रह जाएगा? रिडक्शन फेज, जिसके अंदर क्या होगा? रिडक्शन होगा। किसका? एसिड का रिडक्शन हो जाएगा एल्डिहाइड में, ठीक है। एसिड होता है COOH और एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम हो गया, और ऑक्सीजन का कम होना ही क्या कहलाता है? आपके रिडक्शन। तो रिडक्शन हो गया सेकंड फेज। थर्ड फेज में क्या हो गया? फिर से रीजनरेशन हो रहा है, किस चीज का? राइबोलोज बाइफॉस्फेट का, ओके ना। तो ये सारा का सारा फिर से वही साइकिल हो गया। वन बाय वन सबके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है? कार्बन फिक्सेशन हो रहा है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ली गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या फिर आरयूबीपी के साथ अटैच हो गई, और अटैच होकर के उसने क्या बना लिया? एक 6 कार्बन का, एक 6 कार्बन का उन्होंने एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया। लेकिन वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो था वो स्थायी नहीं था, ठीक है ना, वो स्टेबल नहीं था। उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ने तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल बना लिए, जो दोनों मॉलिक्यूल क्या थे? स्टेबल थे। और क्योंकि इसने फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाला बनाया, इसलिए हमने इस साइकिल को C3 साइकिल बोल दिया। और क्योंकि मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इस साइकिल की खोज की थी, इसके सारे स्टेप्स दिए थे, इसलिए इस साइकिल को कैल्विन साइकिल के नाम से बोल दिया हमने। जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना वो है क्या? वो है फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, या फिर जिसे मैं फोस्फोग्लिसरेट भी बोल सकता हूँ, एक ही चीज है। शॉर्ट फॉर्म क्या रह जाएगी? PGA। PGA ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरा पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, या फिर रिसीवर कौन है कार्बन डाइऑक्साइड का केल्विन साइकिल में? कार्बन डाइऑक्साइड का रिसीवर है यहाँ पे राइबोलोज बाइफॉस्फेट। फिर इसका रिडक्शन हुआ, ठीक है, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, मैंने इस पे क्या जोड़ दिया? एटीपी जोड़ दिया। एटीपी जोड़ दिया का मतलब क्या हो गया? फोस्फोरस मॉलिक्यूल जोड़ दिया मैंने इस पे एक। फोस्फोरस एक उस पे पहले ही था, क्योंकि फोस्फोग्लाइफोस्फेट, सॉरी, फोस्फोग्लिसरिक एसिड था वो। फोस्फो का मतलब क्या हो गया? एक फोस्फोरस तो पहले जुड़ा हुआ था, एक फोस्फोरस मैंने एटीपी से और जोड़ दिया। अब वो क्या बन गया? बाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब वो बाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, या फिर बाय पीजीए बन गया। अब बाय पीजीए का बाद में जो NADPH2 कहाँ बना था? आपके लाइट रिएक्शन में बना था, उसकी हेल्प से रिडक्शन कर दिया जाएगा किसके अंदर? एल्डिहाइड में, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ जो आपके एल्डिहाइड होगा, जो एल्डिहाइड होगा उसका नाम क्या हो गया? 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड यानी शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा इसका? PGAL। तो कुछ PGAL होगा, उसका उपयोग फिर से राइबोलोज बाइफॉस्फेट बनाने में कर लिया जाएगा, और कुछ PGAL का उपयोग किसमें कर लिया जाएगा? फूड सिंथेसिस में, ठीक है। देखते हैं अभी। अब जब तक यहाँ पर 3 बार साइकिल इतनी प्रोसेस चलाएगा, यानी 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आएंगे, और यहाँ पर 3 बार जब ये प्रोसेस चलती रहेगी और 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जब किस चीज के? फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के। तो इन 6 मॉलिक्यूल्स में से क्या होगा? एक मॉलिक्यूल तो यहाँ छोड़ दिया जाएगा, कहाँ पे? साइकिल से बाहर निकाल दिया जाएगा, और 5 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स आगे फिर से रीजनरेशन के काम में आने लग जाएंगे। किस चीज के रीजनरेशन में? आपके राइबोलोज बाइफॉस्फेट के, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसने एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, वो किसका बाहर निकाला है साइकिल से? फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बाहर निकाला है यहाँ से, और 5 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल कहाँ दे दिए इसने? आगे पास कर दिए साइकिल को। किस चीज के लिए? फिर से रीजनरेशन के लिए, राइबोलोज बाइफॉस्फेट के। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो नाम लिखा गया है यहाँ पे ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से। आप इसको फोस्फेट ग्लिसरेल्डिहाइड पढ़ो, या फिर ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट पढ़ो, या फिर ग्लिसरेल्डिहाइड 3PO4 पढ़ो, या फिर आप इसके अलावा 3PGAL पढ़ो। सारी बातें एक ही है, बस लिखने का तरीका है, कोई कैसे लिखता है कोई कैसे लिखता है, अपने अपने पे डिपेंड करता है। जो राइटर है, राइटर पे डिपेंड करता है वो कैसा लिखेगा, ठीक है। बाकी सारे साइनोनिम्स है, कोई भी नाम को आप यूज कर सकते हो, आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है, जो इजी लग रहा है, आप उसे यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ एक प्रोसेस होगी, आपको पता है वो जाइलोज में कन्वर्ट होगा, और आपके एक दो तीन रिएक्शंस होंगी, उन तीन रिएक्शंस के बाद में जाकर के किसके अंदर कन्वर्ट होगा, अल्टीमेटली राइबोलोज मोनोफॉस्फेट में। राइबोलोज मोनोफॉस्फेट जो होगा उसमें फिर से एक एटीपी जोड़ दिया जाएगा, और एटीपी जोड़ने के बाद में क्या बन जाएगा, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। राइबोलोज बाइफॉस्फेट फिर से मॉलिक्यूल आपके रिसीव करेगा किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड का। और जब 3 बार ये साइकिल फिर से और चलेगा, तो 3 बार साइकिल और चलने पे एक बाहर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया जाएगा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का। अब एक फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का मॉलिक्यूल पहले रिलीज कर दिया गया, एक फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बाद में रिलीज कर दिया गया। ये भी 3 कार्बन का, ये वाला भी 3 कार्बन का, दोनों 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल आपस में मिल करके 6 कार्बन का फ्रक्टोज बना लेंगे, या फिर 6 कार्बन का ग्लूकोज बना लेंगे, जो ही हमारा क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। और इसमें इस तरीके से बोल सकते हो आप कि 6 बार साइकिल चलेगा तो केवल एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एक बार साइकिल चलेगा तो CH2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं। दो मॉलिक्यूल्स थे, 6 बार साइकिल चल गया। दो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स ने क्या कर लिया, ग्लूकोज फोस्फेट का मॉलिक्यूल बना दिया। फोस्फेट का मतलब क्या हो गया कि इस पे अभी भी एक फोस्फोरस मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। इसका क्या इससे फोस्फोरस अलग हो इससे फोस्फोरस अलग होकर के किसका निर्माण कर लेगा, फ्रक्टोज का निर्माण कर लेगा। दो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल या फिर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके किसका निर्माण कर लेंगे, सुक्रोज का निर्माण कर लेंगे। सुक्रोज क्या है, एक बाइसैकेराइड है जिसके अंदर दो मोनोसैकेराइड जुड़े रहते हैं। और सुक्रोज, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो मेरे ख्याल से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का वो होता है बाइसैकेराइड। ठीक है, बाकी चेक कर लेना आप, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का बाइसैकेराइड होगा। फ्रक्टोज जो यहाँ पे बन रहा है, एक फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज कीटोन है। ठीक है, ये चीज आप रेस्पिरेशन वाला पढ़ोगे, वहां पे स्ट्रक्चर दिखा दूंगा दोनों की, आप समझ जाओगे अच्छे से। ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइड है, उसमें CHO ग्रुप रहता है, जबकि आपके फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप रहता है डबल बॉन्ड O। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड O ग्रुप रहता है। ओके, तो ग्लूकोज कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्रक्टोज कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज के अंदर। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करेंगे, सुक्रोज का। सुक्रोज अल्टीमेटली डिलीवर कर दिया जाएगा किस चीज को, अल्टीमेटली डिलीवर कर दिया जाएगा वेस्कुलर बंडल को। वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम के माध्यम से ये ट्रेवल करेगा, जाइलम से वाटर आ जाएगा, जाइलम से वाटर आकर के ये ट्रांसलोकेशन करना स्टार्ट कर देगा किसका, ऑर्गेनिक सॉल्यूट का। पत्तियों में ये बन रहा है, इसलिए पत्तियों को बोल देंगे अपने सोर्स, और जहां पे जाकर के स्टोर हो रहा है उस जगह को बोल देंगे सिंक। ठीक है ना, इस तरीके से सारा का सारा चलता रहेगा। अगर बात करेंगे स्टोर कौन सी फॉर्म में होगा, तो स्टोर फॉर्म में होगा आपके स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च के बारे में अगर बात की जाए तो स्टार्च क्या चीज है, पॉलीसैकेराइड, यानी बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स मिलकर के किसका निर्माण करती है, स्टार्च का। आगे देखिए। अब ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके किसका निर्माण करते हैं, स्टार्च का। तो पौधों में फूड स्टोर स्टार्च के रूप में रहता है, और यही जो शुगर है वो स्टोरेज के काम में आएगी, और बाद में इसी शुगर को यूज किया जाएगा रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ तक हमने खाना बना लिया, अब खाने से एनर्जी किस तरीके से निकाल लिया वो अपने पढ़ना स्टार्ट करेंगे इससे अगले टॉपिक में, यानी रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब प्लांट्स को क्या बोल दिया गया, प्लांट्स को ग्लूकोज फैक्ट्री बोल दिया गया। और क्यों बोल दिया गया ग्लूकोज फैक्ट्री, क्योंकि प्लांट्स ही हैं जो क्या करेंगे, अल्टीमेटली फूड का निर्माण कर रहे हैं, और उन्हीं से सारे के सारे क्या लेते रहेंगे, फूड देते रहेंगे। ठीक है, बाकी आपने इकोसिस्टम में फूड वेब वगैरह हो सकता है थोड़ा बहुत कभी पढ़ा हो, तो उसके अंदर आपको पता है कि जो प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोल दिया गया, उनके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स, इस तरीके से इनका फूड वेब एक दूसरे से लगा रहता है। ठीक है, तो वही वाली सारी की सारी कंडीशन यहाँ हो जाएगी। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। यहाँ हम फोटोसिंथेसिस को खत्म कर रहे हैं, इसके बाद में स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन।